अब हम 265 क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर 72 का। इसके पहले का जितना भी क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में है, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं, क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये साबरमती से जो है प्रारंभ किया था। कब? 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चौकीदारी। नेक्स्ट है, बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी करके द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदार का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली? तो ये चली थी 24 दिन तक। नेक्स्ट, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार का जो है, फिर से देखिए कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो ये किसने किया था? तो खुदाई खिदमतगार को जो है अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। उन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन एक हिस्सा था। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय यानी कि मुंगेर जिला में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे विसर्जित हुए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने जो है महत्व दिया। तो ये दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने जो है रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 271। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये किसने लिया था? ये लिया था मौलाना मोहम्मद अली।
बात करें मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे जैसे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयशंकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो ये बी.आर. अंबेडकर जी ने भाग लिया था। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 ईस्वी में। बात करें गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौता के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई और सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दिया गया। अगला है विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। फोर्थ क्या है कि समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये हो जाता तीसरा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, परंतु कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो ये हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? तो ये लंदन से। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 को 31 से भारत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वो लंदन से खाली हाथ निराश होकर बम्बई पहुँचे। स्वदेश पहुँचने पर उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया
उससे मतलब मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू जो थे वो गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो ये हुआ था इरविन गांधी समझौता। बात करें अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो डी हो जाएगा अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। नेक्स्ट है, पूना समझौते का उद्देश्य था? तो ये था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी तथा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की ही व्यवस्था की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था। बहिष्कृत भारत जर्नल को भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। इन्होंने जुलाई 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई थी। नेक्स्ट है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई थी? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी मतलब 1937 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 ईस्वी में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण वश इस्तीफा दिया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत कौन कौन थे? तो मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई
कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। अगला है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत, जैसे उसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। नेक्स्ट है, अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो ये हुई थी दिल्ली में। वर्ष 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। नेक्स्ट है 289 क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान N.G. रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता N.G. रंगा ने की। अगला है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। नेक्स्ट है, वो कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका ऑप्शन है लखनऊ। फिर क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो ये हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। वर्ष 1949 ईस्वी में मृत्यु के कुछ समय पूर्व सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया गया। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना N.M. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ये क्या था? 1926 से 1939 ईस्वी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद एवं A. डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। बात करें कांग्रेस समाज पार्टी के बारे में, तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और ये जो इसका स्थान है वो है पटना। और इसके संस्थापक कौन थे? तो थे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो ये थे अशोक मेहता,
अच्युत पटवर्धन, मीनू असानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। नेक्स्ट है कि जय प्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बात करें 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन। कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा जो है किया गया था। बात करें फिर अगला है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने आदि ने किया था। अगला है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो ये लोक नायक से पहचाने जाते हैं। बात करें जय प्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आशफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया तथा उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य जो है लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? अप्रैल 1946 ईस्वी में। 12 अप्रैल 1946 को जेल से कौन से जेल? तो लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ये कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 परंतु मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार जो कि 75% मतों के साथ 152 में से 58 सीटें, फिर मध्य प्रांत एवं बारार 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 288 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत यानी कि 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिली। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत यानी कि 175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। बात करें इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो ये की थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था।
नेक्स्ट है 1937 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो यह था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? क्या है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन? तो ये हुआ था 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। बात करें विंस्टन चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल जो है 1940 से 45 तक था। नेक्स्ट है कि नाउ आर नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो ये लिखा था रहमत अली ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग पार्टी एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों से पहले अक्षर से किया गया, जैसे पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध, टान फॉर बलूचिस्तान। नेक्स्ट है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 1940 ईस्वी। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमान को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। अगला क्वेश्चन है वैयक्तिक सत्याग्रह यानी इनकी इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने आरंभ किया। बात करें कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे। नेक्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। नेक्स्ट सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों जिसका सर्व जिसका अर्थ सबका तथा उदय जिसका अर्थ उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 ईस्वी में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था।
नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपान ने क्रैशिंग बैंक था। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य पर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया गया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942 और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक पर जो टूट रहा है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से कोई भी नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध किससे है? तो यह है भारत छोड़ो। प्रश्नगत कथन के अनुसार देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तीन सौ 18 क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, GV पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आशफ अली, JV कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो जो नमक प्रस्ताव पास किया, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। फिर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, तो ये किया गया था आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों
नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आशफ अली जीवी पंत आदि को अहमदनगर किले में रखा गया। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो ये रहे थे बिहार और कहाँ, संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, उसमें सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जो है भेजा गया। तो कहाँ भेजा गया था, ये बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद मुंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए, तो ये हो जाएगा, अगर हम बात करें श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं जैसे हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया, तो ये हो जाएगा शिव कुमार और रामानंद। ये जो है 9 अगस्त 1942 को जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो ये हो जाएगा पटना। बात करें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमना चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन चक्र से पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। इसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस तरह से मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, तो ये मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन। बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए, जिनमें से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशफ अली के नाम प्रमुख हैं। अगला देखें, तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 को आया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 9 अगस्त 1942 गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन
अक्टूबर 1943 ईस्वी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। अतः दिए गए घटनाओं में सर्वप्रथम स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया था, उसका आगमन हुआ था। फिर अगला है कि नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों, जिनमें से एक कथनीय और दूसरा कारण आ रहे, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनीय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण क्या है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें से सी सही हो जाएगा। पहला सही है परंतु आर गलत है। ये गलत है, ये सही है। क्या है ये? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। बात करें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। फिर अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1942 ईस्वी। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो ये की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो ये आई थी सिंगापुर में। जून 1942 में रास बिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। वे जून 1943 में टोक्यो पहुँचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की गई। इसलिए वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो ये डॉक्टर मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वह ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उनमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे इनमें से
किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा बात करें तो इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये हो जाएगा शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। पहले का हो जाएगा दूसरा, मतलब बारदोली गुजरात। फिर बी का चौथा, मतलब चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर सी का पहला यानी कि यरवदा जेल महाराष्ट्र में है और नोआखली ये पश्चिम बंगाल में, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। बात करें बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है और नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो ये आया था उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस यानी कि भारत सचिव थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। बात करें कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी सर P लॉरेंस द्वारा। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बेबल नहीं थे। नेक्स्ट है कि वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 ईस्वी में वर्ष 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड बेबल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो ये था JB कृपलानी। वर्ष 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। बात करें भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 ईस्वी तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अगला क्वेश्चन है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। नवंबर 1947 में JB कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान
के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रोग के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा 1853 ईस्वी में। 1853 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1786 का एक्ट। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। नेक्स्ट है, स्तंभ फर्स्ट में अंकित नामों का स्तंभ सेकंड में अंकित नामों से सुमेल करें। स्तंभ फर्स्ट की पुस्तकें, स्तंभ सेकंड के लेखक। तो इसका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ये हो जाएगा जो है ए, मतलब ताराचंद इसके लेखक हैं। ठीक है, फिर सेकंड का हो जाएगा ई, सेकंड का ई हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्ता ने लिखा है। फिर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड का हो जाएगा जो है यफ, ये थर्ड का यफ हो जाएगा आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। फिर थर्ड के बाद बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ का हो जाएगा सी, मतलब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय ने लिखा है। लास्ट बता वी फिफ्थ, तो ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, मतलब कि आवर इंडियन मुसलमान, ये जो है W हंटर ने किया है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया, ये जो है ताराचंद द्वारा लिखा गया है। भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ, उस पर आधारित है। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। आवर इंडियंस मुसलमान W हंटर की रचना है। एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई गई और 1910 ईस्वी में भारतीय सेना से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है। तो ये है वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा है, वैलेंटाइन सिरोल। बात करें इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
फिर अगला है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंदमठ जो है, राज सिंह विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो ये हो जाएगा इंडियन नेशन। वर्ष 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया। झंडा गीत किसने लिखा था, तो ये लिखा था श्यामलाल पार्षद ने। झंडा गीत की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्त यानी कि पार्षद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो कितने साल की हुई थी, तो ये हुई थी 6 वर्ष की। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, तो यह जाएगा बी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। 1948 से 1950 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से लेकर 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 ईस्वी में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद होने के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 ईस्वी में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वह गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो प्रसिद्ध नारा है वो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे, तो सी ऑप्शन मारवा। बात करें 6 जून 1999 को तिरुनेलवेली शिवकाशी तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो यह ऑप्शन हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। 1950 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मास्को जो कि रूस की राजधानी है वहाँ यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो ये थे लियाकत अली खान। बात करें पुनर्गठित अंतरिम सरकार, अक्टूबर 1946 ईस्वी में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास गृह विभाग सरदार
पटेल के पास तथा विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। अगला क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे अरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो ये हो जाएगा सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने कहा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कि सन 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य एवं कृषि विभाग। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग और वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे। वर्ष 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो ये है अब्दुल गफ्फार खान। बात करें ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले जो कि पाकिस्तान में है, उसमें एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी कहते हैं, बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी और फख्र-ए-अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें 1887 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा बिहार। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंधित थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अमहरा। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ये हो जाएगा बांकीपुर जेल में। बात करें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता, जिसे नॉन एलिगमेंट कहते हैं। ये जो है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने जो है गुट निरपेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए। बात करें नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यहीं से नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। दातव्य की 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये की गई थी सरदार पटेल की अध्यक्षता में। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजनों अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा।
सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और B.P. मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुर्मी। क्या है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो है ये जो कुर्मी है ये वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। बात करें स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां यानी कि डोमिनेट कास्टेस थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी। कौन कौन थी? भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ये जो है देवबंद के उस विद्वान का नाम है जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और 1959 ईस्वी में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो ये किया गया था सन 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों के अधीन कर दिया गया और क्या है? कलकत्ता प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये जो है ये कानून ऐतिहासिक नहीं था और सब जो है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में जो है ऐतिहासिक थे। कौन कौन? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 मतलब 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 1935, 1967, 1978 और 1908। कौन सा? 1935, 67, 78, 8। फिर से एक बार बोली 35, 67, 78, 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें। बात करें विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी में पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 ईस्वी में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो।
नेक्स्ट है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो यह हो जाएगा 1925 जो है ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में की गई। मतलब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का कानपुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में की गई। नेक्स्ट है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वह महात्मा गांधी के मित्र थे। वो वर्ष 1904 में भारत पहुँचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। परीक्षार्थियों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये जो घटना चक्र का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो यहीं तक था। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए। इसके लिए हम आपको पहले से ही धन्यवाद कहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।